हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज डायमंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें से एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कोशिश की है कि लगभग आपका हर एक कंसेप्ट कवर हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की 30 मिनट रिवीजन बना दी है, वन शॉट वीडियो बना दी है, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके पूरी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसका एनसीईआरटी का निचोड़ भी आने वाला है। इस लेक्चर के नोट्स, इसके अलावा बाकी सभी लेक्चर के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है वो व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उधर भी आपको नोट्स के लिंक और वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ई नोट M2 पॉजिटिव बाई एम, M2 पॉजिटिव बाई एम का मतलब क्या है? यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात की गई है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। अगर आप 3D सीरीज में देखते हो तो किसी की भी M2 पॉजिटिव बाई एम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होता है, सिर्फ एक कॉपर है, तो अलग है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो किसी भी एलिमेंट का जब रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है तो वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है एटमाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा है आयनाइजेशन इंथैल्पी, और तीसरा है हाइड्रेशन इंथैल्पी। इन तीनों का सम किया जाता है। अब ओवरऑल जो सम आता है उसके बेसिस पे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। तो देखिए, एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? किसी भी एटम को सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में हम लोग लेके जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा एच होता है, वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी दी जाएगी तभी वो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में जाएगा। अगला है इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? जब आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो अगेन उस केस में भी आप लोग एनर्जी दोगे, तो डेल्टा एच इस केस में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और लास्ट होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। देखिए, सबसे पहले आप उसको सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में लेके जाते हो? गैसियस स्टेट से, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, और फिर जो भी बनता है उसको आप पानी में डाल देते हो। यहां पर हमारे पास क्या आ जाती है? एक्वस आयनिक फॉर्म आ जाती है। और लास्ट केस जो होता है, जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, इस केस में एनर्जी निकल रही होती है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? ये आप लिंक कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक? एक दो एग्जांपल दे देना। क्या होते हैं डायमैग्नेटिक? एक दो एग्जांपल दे देना। चलो, कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यही होता है कि मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको एटमाइजेशन इंथैल्पी देंगे तो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। जब उसको आयनाइजेशन इंथैल्पी देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तब वो जो गैसेस आयन है, जब आप उसको पानी में डालते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एटमाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। एंड लो वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? कम नेगेटिव होती है। जबकि जितने ज्यादातर केस हैं उस केस में क्या होता है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। वो इन दोनों के सम को कंपेंसेट कर देती है कि हाँ यार ठीक है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। बट इस केस में क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मोर पॉजिटिव होती है देन हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये एक रीजन होता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट मींस दैट डेल्टा आई एच आयनाइजेशन इंथैल्पी है रिक्वायर्ड इज नॉट कंपेंसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज। पहली बात, एटमाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम नेगेटिव है, और जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी कंपेंसेट नहीं हो पाती, वो भी एनर्जी आपको मिल नहीं पाती है। ये इसका एक रीजन है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे उनकी ग्राउंड स्टेट हो, चाहे कोई मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, जिसके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी होगी, उसे ही आप लोग ट्रांजिशन मानोगे। जबकि कुछ एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक 3d10 है ना, इसके अलावा कैडमियम होता है 4d10, एंड मर्करी होता है 5d10, आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको आप ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और जिसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा ग्राउंड स्टेट में भी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तो आप उसको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करने वाले हो। अब आ जाओ इस पे, सिल्वर इन इट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट 4d10 5s0, तो d10 है, डी फुली फिल्ड है, ठीक है। बट इन सम कंपाउंड इट ऑल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं डी में 9 है, डी में मैक्सिमम कितने रखने जा सकते हैं? 10। अगर किसी भी हालत में डी में 10 ही रहे तो उसको आप ट्रांजिशन कंसीडर नहीं करते हो। बट किसी भी हालत में डी में 1 से 9 तक कुछ भी हो जाता है तो उस एलिमेंट को आप लोग क्या कंसीडर करने वाले हो ब्रो? उस एलिमेंट को आप ट्रांजिशन कंसीडर करने वाले हो, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4d9 5s0, हेंस डी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, देयरफॉर सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कॉपर के लिए भी आता है कि जब कॉपर 1 पॉजिटिव है
तो उसकी कन्फिग्रेशन होती है 4s0 3d 10। बट जब कॉपर की कन्फिग्रेशन 2 पॉजिटिव है तो इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 4s0 3d 9। अब अगर आप इस केस में देखते हो तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है तो बेटा कर लोगे कन्फिग्रेशन, Cr3 पॉजिटिव है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, स्पेशल केस है, कैसे करोगे? Ar18 4s0 3d 3d होता है भाई 3। वैसे सॉरी, सबसे पहले आप क्रोमियम के लिए करोगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, क्या हो जाएगी? Ar18 4s1 3d 5। अब 3 प्लस है तो 3 माइनस होंगे और माइनस पहले आउटर से होंगे, तो पहले हो गया 4s0 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक आपने एस में से निकाल दिया, 2 आप डी में से निकालोगे तो 3d हो जाएगा 3। इसके बाद कॉपर पे आ जाओ, कॉपर की कन्फिग्रेशन क्या आएगी? जब आप कॉपर के लिए करते हो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s1 3d 10। और जब आप इसमें 1 प्लस कर दोगे, 1 प्लस बोले तो 1 माइनस, तो 4s0 और 3d 10। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि एस में 0 हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव अगेन एस में 0 हो जाएगा। इस तरह से आप कन्फिग्रेशन कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगी इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, आई थिंक आप सबने आंसर कर दिया होगा। पैरामैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक करैक्टर वो शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं? विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करते, और वो कब होता है? अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इस केस में आ जाओ, जैसे कि इस केस में क्या है, डी में अगर आप देखते हो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 1 2 3। तो अगर आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2, तो रूट एन इज नंबर ऑफ अनपेयर, कितने अनपेयर हैं? 3, 3 इंटू 3 प्लस 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 रूट 15, और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है भाई bm। अब आप में ने इन सारे केसेस में से को मुझे बताना कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक के मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती, उनके मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है। Which transition metal of 3D series exhibit the largest number of oxidation state and why? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसा क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन क्या, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1 डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग NS और N-1 डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत छोटा है। ठीक है, अब अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं तो 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है भाई? मैग्नीज शो करता है। मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक कोई भी शो कर सकता है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखो 4s2 3d 5 है ना, बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवार्ड्स ऑक्सीडेशन 2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है देन Fe2 पॉजिटिव, ऐसा क्यों होता है? देखिए यार, अगर आपसे स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाए 99% आप इसका कन्फिग्रेशन से आंसर कर सकते हो। अगर आप Mn2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन करोगे तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s0 3d 5। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप Fe2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन करोगे, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? Ar18 4s0 3d 6। इसका D5 है, इसका D एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, दैट्स वाई ज़्यादा स्टेबल है देन दिस। तो अगर ऑक्सीडेशन शो करने की बात है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो कौन लूज करेगा? Mn2 पॉजिटिव की Fe2 पॉजिटिव? देखिए, इसको लूज करने की जरूरत नहीं, कोई इस टाइम स्टेबल है, इसको लूज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये Fe2 पॉजिटिव की बजाय Fe3 पॉजिटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी Ar18 4s0 3d 5, यही लिखा गया है। Mn2 positive compounds are more stable due to exactly half filled d orbital। ठीक है, Fe2 positive compounds are comparatively less stable because they have 6 electron in their orbitals। उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। D कब स्टेबल है? या तो D में बिल्कुल 0 हो जाए, या फिर D में 3 हो जाए, या फिर D में 5 हो जाए, कुछ केसेस में D6 भी स्टेबल होता है, या फिर D10 हो जाए, मोस्टली आपको देखने को मिलता है। कोबाल्ट के केस में D6 भी स्टेबल हो जाता है ना, क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की,
कोबाल्ट के केस में याद रखना D6 भी स्टेबल होता है कोबाल्ट के केस में, और क्रोमियम के केस में D3 बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि इसके केस में T2G हाफ फिल्ड हो जाता है और कोबाल्ट D6 के केस में T2G फुली फिल्ड हो जाता है। आई होप आपने वन शॉट देखा तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल एज दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन in their orbital, so they tend to lose one electron from Fe2 positive and get stable 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीडेशन शो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो D6 से उनके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। अच्छा, अब एलिमेंट्स की अगर आप देखोगे कि किन एलिमेंट्स के साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ हैव स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दे कैन ऑक्सीडाइज द मेटल टू देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखोगे कि ट्रांजिशन मेटल जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में शो करती हैं, और इवन फ्लोराइड ऑक्साइड में भी कंपैरिजन पूछा जाए तो ऑक्साइड्स के साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर जाती हैं, मतलब जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इनकी, वो ऑक्साइड्स के साथ आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड वाइल फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, KMnO4 भी बनाना है फ्रॉम पायरोलुसाइट, है ना। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट है जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, एक पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका फॉर्मूला है KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में 2 स्टेप होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन में, सॉरी गलत बोल दिया, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन में 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब 3 स्टेप कैसे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और तीसरा स्टेप क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहला, फेरोक्रोमेट से क्या बनाना है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई नो कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट एक बार देख लेना यार, इससे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी और उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। तो पहला क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइट FeCr2O4, तो इसकी रिएक्शन करा दो आप NaOH के साथ या Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, और फेरोक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला है Na2Cr4, और यहाँ पर आपका CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर आप Na2CO3 की जगह यहाँ पर NaOH लेते हैं तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट आपका वाटर बनता। अब सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना, तो क्या करोगे, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए आपको इसमें एसिड डालना पड़ेगा, फिक्स है, और एसिड में भी आप H2SO4 डालोगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया Na2Cr2O7 में, बाकी एक NO2 इधर जाके Na2SO4 एंड पानी बन जाएगा। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम में ही बदलना है, तो सोडियम डाइक्रोमेट है उसमें आप KCl डालोगे तो बस एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे, K इधर K2Cr2O7 और ये बन जाएगा 2NaCl। अब भाई अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ किसका, Cr2O7 2 नेगेटिव का, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और इसका कलर होता है भाई ऑरेंज, है ना, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है और क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है और फिर भी ये कलर्ड होते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कलर मिलते हैं वो मिलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से, बट इनके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टिल ये कलर्ड है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, चार्ज का ट्रांसफर होता है लिगेंड टू मेटल, दैट्स व्हाई दे आर कलर्ड। अच्छा स्ट्रक्चर बना लोगे इस तरह से। अब पीएच का देखते हैं, जो क्रोमेट आयन है येलो कलर का है, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालते हो तो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइक्रोमेट आयन को अगर आप बेस में डालते हो तो वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो, क्रोमेट को एसिड में डालोगे डाइक्रोमेट को बेस में डालोगे क्रोमेट आयन, है ना। क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। अगर एसिडिक है इट मीन pH लेस देन 7 है, और अगर बेसिक मीडियम है इट मीन्स pH मोर देन 7 है। इसको थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट, और तो इसकी 2 स्टेप होती है, पायरोलुसाइट से पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट। क्या करोगे, पायरोलुसाइट है उसका बेस में डालोगे KOH O2 की प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाएगा K2MnO4 and H2O। ये जो K2MnO4 है इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। जब आप इस पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन कराते हो Cl2 के साथ तो क्या हो जाता है, KMnO4, 4 टाइम्स पोटेशियम है ना, 2 तो KMnO4 बना लेते हैं और 2 के क्या कर लेते हैं भाई, 2 KCl बना लेते हैं। उसके बाद है कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशंस, कर दो भाई। जैसे CrO4 2 नेगेटिव है, ये क्रोमेट आयन है, अगर जब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन में। KMnO4 को जब आप गर्म करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप गर्म करोगे तो कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 MnO2 एंड O2 में। MnO2 इज पायरोलुसाइट। Fe2 पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। देखिए चाहे आपका
पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या कह लीजिए डाइक्रोमेटाइन है, डाइक्रोमेटाइन इज Cr2O7 2 नेगेटिव, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर कह लीजिए परमैंगनेटाइन है, ये एसिडिक मीडियम में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, ठीक है ना। तो देखो MnO4 है, एसिडिक मीडियम है, Fe2 पॉजिटिव फिक्स है, किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा भाई, अच्छा MnO4 नेगेटिव अगर आ गया तो I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट में। बट अगर यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की बजाय, अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, मैंने पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत डिटेल में करा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग उसको डिटेल में भी देख लेना अगर कुछ डाउट्स हैं तो, ठीक है, कर लेना डिटेल में, बहुत आराम से करवाया हुआ है, ठीक है। MnO4 नेगेटिव है, I नेगेटिव के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो हो जाता है आयोडेट, और ये MnO2 OH नेगेटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव है, Fe2 पॉजिटिव का मैंने बताया, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आगे पीछे हो गया है शायद बुलबुलो, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा भाई, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा होगा Fe3 पॉजिटिव में, Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है या ऑक्सैलेट आयन है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, चलो यहाँ तक क्लियर होगा, एक बार इसको देख लो, ये मोस्टली वो रिएक्शन है जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनोइड्स विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियाई भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। आई होप आप सबको पता होगा कि कुछ इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, ये फेवरेट काम है मेरा, ठीक है, इस तरह से, और इनको बढ़िया से जगह नहीं दी गई है। यहाँ पर ये हमारा S ब्लॉक होता है, ये हमारा P ब्लॉक होता है, ये D होता है, और नीचे की तरफ F ब्लॉक होता है। F ब्लॉक की दो सीरीज होती है, एक होती है 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। 4F सीरीज का दूसरा नाम होता है लैंथेनोइड्स और 5F सीरीज का दूसरा नाम होता है एक्टिनोइड्स, ठीक है। कई बार इनका डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस में सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की। तो इसमें क्या होगा, लैंथेनोइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है, एक्टिनोइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है। या फिर इनकी कॉन्फिगरेशन करोगे जिनोन 4f12 14 5d021 6s2। ऑन दी अदर हैंड एक्टिनोइड्स की अगर आप बात करोगे, रेडोन 5f, एक्टिनोइड्स में कहाँ जाएगा, 5f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6d021 7s2। लैंथेनोइड्स बिलोंग्स टू 4f सीरीज वाइल एक्टिनोइड बिलोंग्स टू 5f सीरीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो 4f हो चाहे 5f हो, इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड लगभग कुछ ऐसे होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनका साइज जो है वो डिक्रीज मारता है ना, चाहे 4f हो चाहे 5f हो। हाँ ये है कि 5f सीरीज दैट इज एक्टिनोइड्स में वो डिक्रीज थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑन दी अदर हैंड 4f में थोड़ा कम होता है। इसका रीज़न क्या है, देखिए इन दोनों का ही 4f का भी 5f का भी शील्डिंग इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रोकना, तो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन अंदर जाते जाते हैं और साइज कम होता जाता है। 5f के केस में वो शील्डिंग इफेक्ट और कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं रुक पाते और अंदर आते हैं तो साइज बहुत कम हो जाता है। थोड़ा पढ़ते हैं, द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनोइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम, लुटेटियम इसका लास्ट एलिमेंट है। दो द डिक्रीज इज नॉट रेगुलर इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के केस में इतना रेगुलर नहीं होता, व्हाइल द डिक्रीज इन द आयनिक रेडियाई इज रेगुलर। लैंथेनोइड्स के केस में आयनिक रेडियाई रेगुलरली डिक्रीज करता है। डिक्रीज इन साइज बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट इज हायर इन एक्टिनोइड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो कि 5f के केस में ये डिक्रीज जो है और भी ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट पे, अगर आप 4f की बात करते हो तो 4f ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, सबसे फेमस है इनकी +3 +4। 5f की बात करो तो वो तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, +2 का रहने दो, +3 से +3 +4 +5 +6 +7। पूछा जाता है कि यार 5f ऐसा क्यों शो करते हैं, क्योंकि 5f के जो आजू बाजू वाले हैं, 5f के बाजू में है 6d, के बाजू में है 7s, इनके बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता, और जब एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता तो वो सारे मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, और जब सारे मिलके पार्टिसिपेट करते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऐसा कुछ हम डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहा हूँ, 5f 6d 7s के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, लिखा भी गया है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड इज +3 while actinoids show more variable oxidation state than lanthanolids ranging from +3 to +7. This is due to the fact that 5f 6d and 7s levels are of comparable.
उनके पास कंपेरेबल एनर्जी होती है। बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की, तो देखा गया कि जो एक्टिनोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू लैंथेनोड्स। इवन जो एक्टिनोड्स होते हैं वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है सारे के सारे। लैंथेनोड्स में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि रेडियोएक्टिव है, दैट इज पीएम। पीएम मतलब प्रोमीथियम। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं ना, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करता है लैंथेनोड्स का। आयनिक रेडियाई ज़्यादा रेगुलरली डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई उतना रेगुलरली नहीं। बाकी हम लिख देते हैं कि हाँ रेगुलरली डिक्रीज करता है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। दिस इज ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनोड्स विच इज नोन एज लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। कॉज क्या है इसका, दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, है ना। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज होती है, बड़ी अजीब सी शेप होती है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता, न्यूक्लियस खींचता चला जाता है, उनका साइज डिक्रीज होता चला जाता है। कंसिक्वेंसेज क्या हुए, सबसे पहली बात, द कोवलेंट नेचर ऑफ लैंथेनोइड हाइड्रोक्साइड बॉन्ड इंक्रीजेज एज द बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम LaOH3 टू LuOH3, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम लेफ्ट राइट जाते हैं, बॉन्ड छोटा होता है। बॉन्ड छोटा है तो OH को रिलीज करना मुश्किल है, OH को रिलीज करना मुश्किल है तो बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमारी होती है 3D सीरीज, यहाँ पर होती है 4D सीरीज, यहाँ पर होती है 5D सीरीज, ये है 6D सीरीज। नॉर्मल ट्रेंड ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, बट देखा गया 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज सेम मिला। क्यों मिला, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर एक लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ गई। ठीक है, सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कुछ एलिमेंट जैसे ZR एंड HF, जिरकोनियम एंड होफमैनियम, NBTA एंड MOW, मोलिब्डेनम टंगस्टन बोलते हैं, आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज। अब क्योंकि इनका साइज सिमिलर है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर होने लगी। ठीक है, अब सेम सेम सी होने लगी, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलने लगे, केमिकल ट्विन बोलने लगे। क्या बोलने लगे ब्रो, केमिकल ट्विन। आगे आ जाओ। ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ लैंथेनोइड्स एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनोइड्स। और अगर इनको सेपरेट करना है तो हम यूज करते थे किसका, आयन एक्सचेंज मेथड का। ठीक है, लेफ्ट राइट जाते हुए साइज घटता है बट वो थोड़ा थोड़ा घटता है। तो लैंथेनोइड्स का साइज लगभग सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम है, तो प्रॉपर्टी सेम है तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सप्लेन गिविंग रीजन, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पढ़ लेना, थोड़ी छोटी सी टर्म है, बाकी याद रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई, या फिर ये भी आ सकता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा, उतनी ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतनी ही हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। चलते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in their atoms they have strong interatomic interaction, strong interatomic interaction होती है, hence have strong metallic bonding। strong metallic bond है तो इसी वजह से high, okay very nice, high enthalpy of atomization भी है। अगला है द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, आप देखोगे अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहानी दूसरी, वरना जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड DD ट्रांजिशन द ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से DD ट्रांजिशन होती है और DD ट्रांजिशन की वजह से ही वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। आप देखोगे जितने भी अच्छे कैटलिस्ट हैं, लाइक हैबर प्रोसेस है, याद होगी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट लेते हैं आयरन। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें वेनेडियम ऑक्साइड को ले लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम का यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन में। आप देखोगे मोस्टली जो कैटलिस्ट हैं वो डी ब्लॉक से होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर केमिकल एक्टिविटी। दो रीजन है, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही एलिमेंट बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, एंड देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स।
एक रीजन ये भी लिख सकते हो, लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, रिएक्शन को एक बढ़िया सरफेस मिलता है होने के लिए। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन, गिव टू एग्जांपल। देखिए जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा हो और वही एलिमेंट रिडक्शन भी शो कर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुई है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे कॉपर पॉजिटिव है, आप इसको पानी में डालोगे ना, जब भी आप इसको पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव में एंड Cu में। अगर आप Cu पॉजिटिव को कंपेयर करो Cu2 पॉजिटिव से तो इधर ऑक्सीडेशन आपको दिखाई दे रही है और इधर आपको क्या दिखाई दे रही है, रिडक्शन। ये है MnO4 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन है, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालते हो और एक्वस ही सॉल्यूशन होगा, एसिडिक मीडियम एक्वस सॉल्यूशन, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक तो परमैग्नेट आयन में, MnO4 नेगेटिव में। अगर आप इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो +6 है, इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +7 है। MnO2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो 6 से 7 हो रही है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, और 6 से 4 हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडेशन भी शो करता हो और रिडक्शन भी शो करता हो, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन वाई Cu1 पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी बताया Cu1 पॉजिटिव को जब हम पानी में डालते हैं तो वो Cu2 पॉजिटिव एंड Cu में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी में डालते हैं ना तो आयंस जो है वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना उतना स्टेबल आयन माना जाता है। देखिए Cu1 पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव रेदर देन Cu1 पॉजिटिव इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब रिलीज करना, पॉजिटिव होने का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। तो Cu1 पॉजिटिव को पानी में डालते हैं तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं होती, Cu2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। अगली बात है, नेम द ऑक्सोमेटल अनायन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। मेटल के कुछ ऑक्सोमेटल अनायन लिखने हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है, ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जब आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होनी चाहिए। तो MnO4 नेगेटिव है ना। मैग्नीज अगर आपको बताओ 7th ग्रुप का एलिमेंट है, और MnO4 नेगेटिव में अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मैग्नीज को X मान लोगे, ऑक्सीजन 4 है, -2 इक्वल टू -1, तो ये X 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -1, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 8 - 1 दैट इज 7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ से 7 हो गई। सिमिलरली आप किसी भी केस में जा सकते हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ डाइक्रोमेट आयन, ये तो अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्रोमियम को क्या मान लोगे, X कितने क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, -2 इज इक्वल टू -2, 2x 7 इंटू -2, माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14, 14 - 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई यहाँ से 6। ठीक है, और क्रोमियम का ग्रुप नंबर भी क्या होता है 6 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल। इंटरस्टिशियल क्या होता है, देखिए जो मेटल्स होती हैं डी ब्लॉक की, मेटल एटम्स के बीच में ना कुछ कुछ स्पेस जो है खाली होता है, और जब इस खाली स्पेस में हम छोटे छोटे एटम्स फिट कर देते हैं, हाइड्रोजन के, बोरोन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, किसी के भी छोटे छोटे एटम जब हम फिट कर देते हैं तब कंपाउंड जो बन के निकल के आते हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। दे आर यूजुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ना ये कोवलेंट होते हैं ना ये आयनिक होते हैं। कुछ एग्जांपल, TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56, Ti H 1.7। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई तो होगा ना यार, पहले वैकेंट स्पेस था, अब वो वैकेंट स्पेस भी फिल हो चुका है, हार्डनेस इनके अंदर ज्यादा ही आएगी। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड्स इन हार्डनेस, डायमंड तक की के बराबर तक की हार्डनेस होती है इनके अंदर। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, है ना, मेटालिक कंडक्टिविटी वाला गुण बचा के रखते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, ये इनके अंदर अच्छी प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एंड वाई। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों पर रिडक्शन कराए, दूसरों पर रिडक्शन कराए, खुद पे ऑक्सीडेशन कराए, है ना। तो करके देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं Cr2 पॉजिटिव की, इस पे ऑक्सीडेशन करा दो तो ये क्या बन जाएगा Cr3 पॉजिटिव। अब इसके पास कन्फिग्रेशन है D4, अब इसके पास कन्फिग्रेशन है D3। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो Fe की, Fe2 पॉजिटिव की, Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन कराओगे तो Fe3 पॉजिटिव बनेगा। इसके पास कन्फिग्रेशन है 3D6 और यहाँ पर है 3D5। तो देखने में मैंने आपको ये भी बोला था, अगर आपको याद आ रहा हो,
कि D3 भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और D5 भी ज़्यादा स्टेबल है। बाकी D5 ज़्यादा स्टेबल लगती है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, बट देखा गया कि D3 फॉर क्रोमियम इज मच मोर स्टेबल। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए लिखा गया है Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव। D4 से D3 बनता है अक्कर इन केस ऑफ Cr2 पॉजिटिव टू Cr3 पॉजिटिव। D6 से D5 बनता है इन केस ऑफ Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, इन अ मीडियम लाइक वाटर D3 जो है इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, और इसी वजह से जो Cr2 पॉजिटिव है वो ज़्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर M2 पॉजिटिव बाई M, M3 पॉजिटिव बाई M सिस्टम्स आर द ई नोट वैल्यूज फॉर सम मेटल्स आर एज फॉलोज। ई नोट वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। 2 पॉजिटिव से मेटल बना के 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बना के दी गई है। द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव वाले देख रहे हैं तो हम सिर्फ इधर की तरफ फोकस करेंगे, कैमरामैन इधर फोकस करना है। इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव। बताओ भाई अब क्या है। अब देखो यार, कौन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, आप उसको कैसे कंपेयर करोगे। आप ये देखोगे कि वो जो उससे दूसरा चेंज है ना, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जाते हुए किसकी वैल्यू, अगर किसी की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आ रही है ना, इट मीन्स वो उस स्टेट में खुश नहीं है। ठीक है, देखो 2 पॉजिटिव है, सॉरी 3 पॉजिटिव से हम कहां देख रहे हैं 2 पॉजिटिव, कंफ्यूज मत होना। 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जाते हुए अगर वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो उस चेंज को लव करता है, और वैल्यू का नेगेटिव होने का मतलब है कि उसको उस चेंज से लव नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर इन सारे केसेस में देखें तो कौन 3 पॉजिटिव में खुश नहीं है, 2 पॉजिटिव में जाके खुश है, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है मैग्नीज। और कौन Cr3 पॉजिटिव वाले केस में सबसे ज्यादा खुश है, दैट इज क्रोमियम। ठीक है ना, क्योंकि वो Cr3 पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव के चेंज में जाते हुए नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, from the E0 values for M3 positive by M2 positive for chromium, manganese and iron, it is very clear that Fe3 positive is more stable than Mn3 positive, है ना, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव बनना चाहता है क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और कौन नहीं बनना चाहता, कौन इसमें 3 पॉजिटिव में खुश है, क्रोमियम, इसकी वैल्यू माइनस में है। समझिए, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन खुश रहेगा, जो दूसरे चेंज को नेगेटिव शो करे। ठीक है ना, 3 पॉजिटिव में सबसे खुश कौन है इनमें, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, और 2 पॉजिटिव में सबसे खुश कौन है, जो इस चेंज में सबसे ज्यादा। तो हमसे 3 पॉजिटिव पूछा गया था, तो सबसे ज्यादा जो खुश है वो क्रोमियम है, और सबसे जो कम खुश है 3 पॉजिटिव में वो Mn है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 प्लस से 2 प्लस जाते हुए यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स वो चेंज को खुश है, वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश नहीं है, वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश है, इस तरफ आगे खुश है। और अगर किसी का माइनस आ रहा है, इट मीन्स वो चेंज नहीं करना चाहता, अपनी पुरानी ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश है। फ्रॉम द E0 वैल्यूज फॉर M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव फॉर क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, इट इज वेरी क्लियर दैट Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव। ठीक है ना, Fe3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है देन Mn3 पॉजिटिव, whereas less stable than Cr3 पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द ease with which iron can be oxidized, आयरन की ऑक्सीडेशन करनी है, तो क्या करो, ऑक्सीडेशन करनी है, तो कर दो इनको ना, Cr से बना दो Cr2 पॉजिटिव, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस 0.9 वोल्ट। Mn से Mn2 पॉजिटिव बना दो, ये हो जाएगा प्लस 1.2 वोल्ट। Fe से Fe2 पॉजिटिव बना दो, तो ये हो जाएगा प्लस 0.4 वोल्ट। अब देखो किसको सबसे ज़्यादा पसंद है। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Mn2 पॉजिटिव इज मोस्ट नेगेटिव, दोज देयरफॉर इट विल बी मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड ईज ऑफ गेट ऑक्सीडाइज्ड विल बी। सबसे ज़्यादा कौन ऑक्सीडाइज होगा भाई, इजीली Mn, उससे कम क्रोमियम, और सबसे कम जो है आयरन है। क्लियर है, या फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी इजीली वो ऑक्सीडाइज होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कलर का सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो कलर्ड होगा। Ti3 पॉजिटिव में D1 है, वेरेंडियम 3 पॉजिटिव में D2 है, कॉपर 1 पॉजिटिव में D10 है, तो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड में डी ट्रांजिशन नहीं होती। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में भी D0 है, तो इसमें भी नहीं होगा। Mn2 पॉजिटिव में D5 है। आउट ऑफ दीज ओनली Cu पॉजिटिव एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आर कलरलेस, ऑल द अदर आयंस आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। How does the acidified potassium permanganate solution react with iron 2 ions SO2 oxalic acid? देखिए, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम लेते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 पॉजिटिव में 4H2 में। MnO4 नेगेटिव से +2, ये देख लो ना 7 से 2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन है
उनको वाटर बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी ऐसे कर लेते हैं। अब रिएक्शन देखो, Fe2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव, SO2, ये याद रखना है ना, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनता है, सल्फेट, क्या बनता है, सल्फेट आयन बनता है, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड से मैंने बता दिया था क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से रिएक्शन की जा सकती है। तो ये है बेटा जी हमारा सारे का सारा डी एंड एफ ब्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कोशिश की है जितने मैक्सिमम कवर करवाए जा सके। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और यस, अगर ये चैनल वीडियोज आपकी हेल्प कर रही हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।